नमस्कार बच्चों, आज हमारे साथ हैं जयबिंद। जयबिंद क्लियर दिस एग्जाम इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। ये एक बहुत ही अच्छे रेफरेंस से आए थे मेरे पास। एक बहुत पुरानी स्टूडेंट थी मेरी, सिमी करण, आपने शायद नाम सुना होगा, ऑल इंडिया रैंक 31। उनके रेफरेंस से आए थे जब फर्स्ट टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद मिले थे आप मेरे से। यस सर। तो आपने वो मैनेज कैसे किया टाइम की 3-3.5 महीने के अंदर आपको जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, और उसमें आपने ऑफलाइन की क्लासेस भी अटेंड की। हाँ सर, पहले तो सर मैंने ऑप्शनल को अपना प्रिपेयर्ड रखा था पहले से ही। मुझे बस ऑप्शनल को रिवाइज करना था उस बीच में, और उसके बाद देखे तो एसे और एथिक्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। इसके अलावा जीएस 1, 2, 3 जो था वो उतना ज़्यादा तो प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने रफली एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा था। उसके बाद उसमें थोड़े बहुत वैल्यू एडिशन की कमियाँ कहीं कहीं पे मुझे दिख रही थी, तो मैंने क्यूईपी का कोर्स लिया था यहाँ से। उस क्यूईपी के कोर्स में मुझे दिखा कि कुछ क्वालिटी एनरिचमेंट तो डेफिनेटली हो रही है। उसमें ये भी बताया जा रहा था कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आप उनको इजीली टैकल कर सकते हैं वहाँ पे। और इसमें अलग तरीके के एनेक्डोट्स, कीवर्ड्स, आपको कंक्लूजन भी आपको रेडीमेड मिल जाता है कहीं कहीं पे, इंट्रोज अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, और डेटा फैक्ट्स तो रहते हैं अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को देखा मैंने और प्रायोरिटाइज किया जीएस 1, 2, 3 में। तो जीएस 2 को ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी दिया पहले, उसके बाद जीएस 1 और फिर जीएस 3। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया। ऑप्शनल, एसे और एथिक्स को ज़्यादा टाइम दिया था मैंने इसमें, इस प्री मेंस के ड्यूरेशन के Yes, बीच sir. में। अच्छा, ये बताओ, जब आप प्री के टाइम पे आए तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे दैट यू कुड हैव जॉइन इंस्टीट्यूट ए, बी, सी, डी, ई, बिकॉज वो जो 3 महीने का प्रीशियस टाइम होता है, इसमें गेटिंग एसोसिएटेड विद ओनली वन इंस्टीट्यूट फॉर फुल जीएस, कि जिसमें आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, वो ट्रस्ट कहाँ से डेवलप हुआ कि नहीं मैं दी आईएस अभी ज्वाइन करूंगा, कि यहीं से मुझे ठीक ठाक सा कंटेंट मिलेगा? आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के आए थे, आप टॉपर्स के रेफरेंस से आए थे, सब कुछ करके आए थे, वो बैकग्राउंड कैसे चेक किया था आपने? सर ये बैकग्राउंड मुझे मतलब एक मेरी मेंटर हैं या फिर फ्रेंड कह सकते हैं, सिमी करण, वो आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे क्यूईपी के कोर्स को रिकमेंड किया था कि आप क्यूईपी का कोर्स एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो और मैंने वीडियोस भी चेक किए थे सर। आपके जो स्टार्टिंग के वीडियोस होते हैं, जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसको मैंने चेकआउट किया और मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है कोर्स में। तो मैं एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहा। और ये भी जो एक सपोर्ट की बात है, वो यहाँ पे मतलब टॉपर्स अगर बोले हैं तो एक ट्रस्ट तो पहले से बिल्ड था कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, तभी टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं। और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि क्यूईपी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है इंस्टीट्यूट में। मुझे बहुत हेल्प मिला था इससे। इसमें आंसर राइटिंग भी किया था आपने। इस बार कितने आंसर्स लिख पाए थे आप प्री और मेंस के बीच में? सर आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे तो क्लास में ही हो जाती थी, और क्लास में सर आप इवेल्युएट भी करके बता देते थे कि कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। और ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली सर से मिलके भी हम लोग सॉल्व करते थे, कहीं पे जो भी मतलब स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम हो, या फिर कहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा कमजोर रह गया, ये सब सर से भी आप अपना पर्सनल टाइम भी हम लोग को देते थे इसमें। और सर इतना ही था। और मैंने 8 टेस्ट लिखे थे ऑलमोस्ट प्री और अच्छा। मेंस के बीच में, फुल लेंथ टेस्ट। और ऐसे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट किया था डेली बेसिस पे। अच्छा, कोई कोई क्लासरूम का कोई इंस्टेंस बताओ। मुझे याद आ रहा है तुम फर्स्ट सीट पे बैठते थे हमेशा, कुछ तो एक आध बार कभी डांट खाई होगी तुमने, कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस? ये सर ऐसा तो काफी बार हुआ था, क्योंकि आप हम लोग हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जिसपे मतलब आपने कई बार डाटा कि हाँ ये कैसे आ रहा है तुम लोग के दिमाग में। तो ये क्यूरियोसिटी तो थी पहले ही, लेकिन ठीक है सर, वो तो एक मतलब हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए कि इतना मतलब डांट पड़ी तो रिजल्ट आ गया। एक और बात बताओ जयबिंद मुझे कि मेंटरशिप का क्या सिग्निफिकेंस है? जो बच्चे नए हैं, अभी कॉलेज में हैं या जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो किसी भी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। वो यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, सारे टॉपर्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे होते हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। वो डिस्टिंग्विश कैसे करे कि ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा है? बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी। आप मनी तो पे करते ही हैं फाउंडेशन, आपने फाउंडेशन की क्लासेस शायद नहीं ली थी, तो वो Yes, sir. बच्चा 10 महीने देता है, 1-1.5-2 लाख रुपए खर्च भी करता है। सो अब नाउ यू आर ऑन द अदर साइड, अब आप आईपीएस बन गए हैं। सो वो डिस्टिंग्विश फैक्टर कैसे निकाल सकता है? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या, कैसे पता कर सकता है कि इन इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए? सर मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे टॉपर्स ने ही रिकमेंड किया था आपके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो एक वो फैक्टर तो पहले से ही था, लेकिन आप एक बार जाके देखिए इंस्टीट्यूट में, अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो आपको उसमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। किसी के मतलब ऐसे बोलने पे ही आप चले जाएंगे तो वो मतलब अलग ही लगता है, अगर उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन सर जितना मुझे लगा था, जो टॉपर्स ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें क्रेडिबल है, और मैंने जो क्लासेस किए थे, सर से बात भी किए, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा इसमें हेल्प मिल रहा है, तो इसको मैंने कंटिन्यू किया। तो ये सर डेफिनेटली अपने दिमाग से ही सोचना है, ऐसे कहीं पे भी कोई बोल रहा है तो आपको नहीं जाना है, आप एक बार उसको ट्राई करिए, टेस्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि सर मतलब हर जगह ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आपको डेफिनेटली टॉपर्स भी रिकमेंड करेंगे, और मैं सर रिकमेंड करता हूँ। बट एक बात बताओ जयबिन, जो बच्चा जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसको तो यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता। उसको तो जो यूट्यूब पे दिखता है बस उसी के हिसाब से वो कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है। अब उस बच्चे के लिए क्या मैसेज है आपका, कि जो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसको दिख रहा है सारे इंस्टीट्यूट, सीसीपीए ने लास्ट ईयर फाइन भी लगाया था कि जो इंस्टीट्यूट सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस की वजह से टॉपर्स का नाम यूज कर रहे हैं तो उन्हें नीचे कोर्स का नाम लिखना पड़ेगा। बट उसके बाद भी एक कॉलेज पास आउट बच्चे के लिए वो निकालना बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ इंटरव्यू पढ़ा है, सिर्फ मेंस पढ़ा है। तो अब आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा सकते हैं बच्चों की? सर डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से आपको अच्छी मेंटरशिप मिल सकती है। तो मेरे केस में सर ऐसा था कि मेरे अच्छे कुछ सीनियर्स थे, तो उनसे मैंने पहले मेंटरशिप लिया, उनसे उनसे जाना, उनसे समझा, और लेकिन और ज़्यादा मतलब सीनियर्स पे ही पूरा रिलाई नहीं कर सकते। कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा वाइडर अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको बहुत ज़्यादा सोचने का पावर होता है सर, वो लोग और आपको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स के पास तो लिमिटेड एक्सपीरियंस होती हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स का भी इसमें इम्पोर्टेंस है। और सर मुझे लगता है कि आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प किया था, और Thank प्री you. और मेंस के बीच में। ठीक है, ऐसा कोई लास्ट मैसेज, आप आपके फादर पुलिस सर्विसेज में हैं, असम में पोस्टेड हैं, यस सर। और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईपीएस सर्विसेज ही थी। बट ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस होती है। सो आपको पुलिस सर्विसेज की तरफ जाने को क्या मोटिवेट करता है? सर बचपन से ही पापा को अपने यूनिफॉर्म में देखा है, तो मुझे एक अलग सा अटैचमेंट है यूनिफॉर्म से। और मुझे लगता है कि पुलिसिंग की जो इमेज है वो ऐसे ख़राब हो गई है, मुझे लगता है कि उसको ठीक करना चाहिए। और डेफिनेटली एक अपने इंसान को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या नहीं है। ऐसे अंधाधुन मतलब बस इमोशनल बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको सारे कॉन्स प्रोज देखना चाहिए, उसके बाद ही वो डिसाइड करना चाहिए। सर मेरे लिए ये एक इमोशनल अटैचमेंट भी था, और साथ में मतलब मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ इंडियन पुलिस सर्विस में, तो मैंने लिया है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आईपीएस थैंक यू सर्विसेज। सर। थैंक यू सो मच यार।